नमस्कार, मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और एक नई सुबह के साथ ही नए सपने, नए विश्वास, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सुबह को, इस नए दिन को कल से बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं। जो कुछ कार्य, जो कुछ सपने हमारे कल अधूरे से रह गए हैं, उन्हें नए तरीके से, नए जोश के साथ आज फिर से पूरा करने के लिए एक पूरा दिन है हमारे पास। जी हाँ, तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और कहते हैं कि अगर सुबह के वक्त आप अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को पढ़ते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं पूरे दिन आप पर रहता है। जी हाँ, अनमोल वचन की अगर बात करें, अगर उसका सार समझ लें तो ये समझ पाएंगे कि इसका कोई मोल नहीं है। और सुबह सुबह अगर अनमोल वचन आपकी पूरी मनोदशा को बदल सकता है और अनमोल वचन आपके जीवन को सार्थक कर सकता है तथा आपके जीवन में आने वाली कई ऐसी परेशानियों से हमें लड़ने में हमारी मदद कर सकता है और पूरा दिन हमारा एक अच्छी अनुभूति के साथ हम पूरे दिन को बिता सकते हैं। जी हाँ, इसलिए बिहार बिहान अपने पहले सेगमेंट में लेकर आता है अनमोल वचन। तो देखते हैं क्या है खास आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जी हाँ, अगर आज के मेहमान की बात करें तो कहते हैं साहित्य का जो क्षेत्र है वो अनंत है, वो एक सागर है। वैसे ही हमारे एक मेहमान हैं जिनके बारे में अगर बताते चलें, वो एक बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं तथा साहित्यकार हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान साहित्यकार और लेखक अनंत जी का। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बिहार बिहान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनंत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और साहित्यकार और लेखक, ये दो एक शब्द है, लेकिन दोनों के अगर विषय की बात करें, दोनों के कार्य की बात करें, दोनों की गहराइयों की बात करें, वो अनंत है। साहित्य में आना ये किस प्रकार से, आपने स्कूल कॉलेज में जब लोग पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं एक रुचि हमारी होती है एक विषय के प्रति, तो क्या आपकी रुचि बचपन से ही इस क्षेत्र में थी, इस विषय में थी, या आगे चलकर इस क्षेत्र में आना हुआ? नहीं, देखिए, अगर बचपन की बात करें या स्कूली लाइफ की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत साहित्य में झुकाव था जी। अब आप समझिए कि मैं एक ऐसा विद्यार्थी रहा कि हिंदी उतना ही पढ़ता था कि 30 नंबर आना चाहिए, मैट्रिक तक की यही स्थिति थी। हाँ, लेकिन कुछ उपन्यास उस समय तक पढ़े थे, वयम रक्षाम जैसे उपन्यास को मुझे पढ़ने का मौका मिला जी। और अंडर मैट्रिक में मैंने रजनीश को भी कुछ पढ़ा था। तो साहित्य से उस समय तक इतना ही जुड़ाव था, थ्रू आउट साइंस के विद्यार्थी रहे। लेकिन ग्रेजुएशन पहुँचते पहुँचते जो है कि एक जो मन किया कि नहीं, लोग अखबार में लिखते हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। मैं नहीं जानता था कि अखबार में कैसे लोग लिखते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन मेरी मुलाकात एक पान की दुकान पर एक जर्नलिस्ट होती है, उनका मोहनलाल नाम था, वो फिल्म जर्नलिस्ट थे। और अचानक ही वो कहते हैं कि जब करना ही है तो कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ अलग तरीके का कीजिए जी। और उन्होंने समझाया। फिर वहाँ से मैं पत्रकारिता की ओर मुड़ा और उसके बाद जो कहते हैं लेखन की शुरुआत हुई। लेकिन लिखता था, लेकिन वो कहीं छप नहीं सकती थी। एक प्रयास था, धीरे धीरे लिखना शुरू किया, पढ़ करके ही लिखना शुरू किया। कुछ लोगों से बात करके सीखता था, फिर उस विषय वस्तु पर तो लिखता था। इसके ऐसे शुरुआत हुई। और अगर कहें ये तो एक कम कॉलेज लाइफ में जब था उस समय शुरू किया था, फिर धीरे धीरे अखबारों में जगह मिलने लगी। तो इस तरह से पत्रकारिता की शुरुआत मेरी हुई। और इसी पत्रकारिता के दरमियान फणीश्वरनाथ रेणु के दामाद से जो है कि एक पारिवारिक सामाजिक रिश्ते के अनुसार मेरा आना जाना रेगुलर रहता था।
जी। उस समय तक मैं यही जानता था कि फणीश्वर नाथ रेणु एक बड़े साहित्यकार हैं, मैला आंचल के लेखक हैं, और उससे बहुत ज़्यादा मेरा जुड़ाव नहीं था। एक दिन की बात है कि मैं उनके यहाँ था, तो वो बताने लगे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ लेखक नहीं थे। उन्होंने बताया कि 8 वर्ष की उम्र में रेणु जेल गए थे। रेणु आज़ादी की लड़ाई में थे। फिर उन्होंने बताया कि 1974 के आंदोलन में रेणु ने पद्मश्री का त्याग कर दिया था। 1950 में जब नेपाली क्रांति हुई तो रेणु वहाँ भी थे। तब मुझे लगा कि रेणु के बारे में जो भी हम लोगों से अखबार में भी उस समय अखबार में काम कर रहे थे, एक तो हमको लगा कि कितना कम जानता है लोग जी। क्योंकि रेणु का एक बड़ा पक्ष जो है एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का है, उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे लगा कि वहीं से जो है कि मैंने तय किया कि मैं रेणु पर काम करूंगा। जिस समय फणीश्वर नाथ रेणु पर मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ कितनी पंचलाइट कहानी बचपन में पढ़े थे। तीसरी कसम फिल्म चूँकि टीवी पर मैंने देख लिया था बहुत पहले, और जीके के किताब में पढ़ा था कि फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। इतनी जानकारी से, या कह सकते हैं कि रेणु शब्द से मैंने खोजबीन शुरू किया, और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। रेणु को पढ़ना और साहित्य को जो समझने की बात होती है, जब आप पढ़ने चलते, पैसे पढ़ना एक अलग चीज़ है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब आपको कुछ उस पर लिखना है और आगे काम करना है तो रेणु को पढ़ना शुरू किया। फिर रिसर्च जो मेरा है केवल ऐसा नहीं है कि घर में बैठे किताब मंगवा करके पढ़े। मैं उनके पूरे रिश्तेदारों के यहाँ गया, मैं उनके घर में 3-3 महीने रहा हूँ। रेणु के अंचल का एक बार भ्रमण मैंने नहीं किया है, कई बार किया है। तो फिर उनके जीवन और साहित्य दोनों को जो है समझने का एक प्रयास किया, और ये प्रयास लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है और अभी तक जारी है। और ये आगे कब तक जारी रहेगा यह मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि रेणु का जो कैनवास है, और मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि रेणु पर तो काम हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। हाँ, बहुत कुछ बाकी है। रेणु पर जो बातें होती है तो अब आंचलिक साहित्यकार थे, आंचलिकता पर बात होती है, ग्रामीण साहित्य संस्कृति को लेकर के बात होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पर कि काम करने की ज़रूरत है। जी। अभी मैं अपनी किताब को, जो मेरी 2 गुलफामों की तीसरी कसम आई है, मैं उसे पुनः दोबारे पढ़ रहा था। कभी कभी लगता था कि अतिजीवी हम हो गए हैं कि अपनी किताब को पुनः पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, तीसरी कसम पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। एक पुस्तक मैंने लिख दिया, फिर लग रहा है कि नहीं, अभी और काम करने की ज़रूरत है, और इसके कई एस्पेक्ट अभी और हैं। तो रेणु की इतना बड़ा विषय है, रेणु का एक तो जीवन है, और साहित्य के इतने उनमें एंगल है कि फिल्म है, पत्रकारिता है, राजनीति है। तो रेणु पर जितना काम किया जाए वो कम है। तो मुझे लगता है कि ये जीवन पूरा दे देने के बाद भी पूरा काम होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल। बिहार की अगर विशिष्ट शैलीकारों की बात करें, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, या फिर आचार्य शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनी पुरी और फणीश्वर नाथ रेणु, ये सभी कहीं ना कहीं बिहार के साहित्य के स्तंभ हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो जिनके पास जानकारी नहीं है, जो साहित्य से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए बस एक नाम है, उनसे लिखित कुछ पुस्तकें हैं। लेकिन जब आप जैसे व्यक्तित्व से मुलाकात होती है और आप जैसे लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। आप इतने वर्षों से उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ अधूरा रह गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें, उनकी पुस्तकों की बात करें, उनके विषय की बात करें, उनके कार्यों की बात करें, उनकी जीवनी की बात करें, आज भी बहुत कुछ है जो हमारे दर्शकों को या हमें या साहित्यकारों को, नए साहित्यकार जो उभर कर आ रहे हैं, उनसे आज भी अछूता है। आपने गहन अध्ययन किया है उनके विषय में, उनके बारे में और कुछ क्या नया आपको पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद देखने और सुनने और पढ़ने को मिला, जो कि आज के नए साहित्यकारों को जिसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या बताना चाहेंगे?
देखिए रेणु के बारे में कि सबसे जो बड़ी बात है कि ऐसा बहुत कम व्यक्तित्व होता है जी कि जो व्यक्ति 8 वर्ष की उम्र में जेल चला जाता है। बिल्कुल, बाल्यावस्था में। फिर जब आगे की एक ऐसे इलाके में जन्म लेते हैं जहाँ की जीवन बहुत मुश्किल होता है, वहाँ संघर्ष से रेणु आगे बढ़ते हैं और होश भी ठीक से संभालते नहीं हैं, और चूंकि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो रेणु आज़ादी की लड़ाई में कूद जाते हैं। एक जो महत्वपूर्ण जो किस्सा है कि जब ये लोग क्रांतिकारी थे और अंग्रेज जब इनके पीछे पड़े थे तो रेणु, चूंकि वो आज की तरह जो है कि उस समय मोटर कार वगैरह का ज़माना नहीं था, उस समय और बैलगाड़ी का ज़माना था, तो रेणु अक्सर बैलगाड़ी से एक गांव से दूसरे गांव जाकर में छुपते थे। अब एक बार की बात है कि एक जिस गांव में थे तो पुलिस वालों को पता चल गया, अंग्रेजों को पता चल गया कि रेणु कहीं इसी इलाके में छुपा हुआ है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। तो रेणु ने क्या किया, रेणु जी ने खुद जो है दुल्हन बने और उस इलाके में एक टप्पर गाड़ी प्रसिद्ध है कि उस पर जो है अमूमन तौर पर विदागी जो महिलाओं की होती है, बेटी या बहू की जो विदागी होती है, तो टप्पर गाड़ी से ही लोग करते हैं। तो एक टप्पर सजाया गया और रेणु उसमें जो है, चूँकि बड़े बड़े बाल रखते थे, अब बाल के पीछे भी आगे बताएंगे किस्सा, तो साड़ी पहन करके और फिर जब जैसे ही बैलगाड़ी आगे गांव के आगे निकली तो पुलिस वालों ने रोका, तो जो गाड़ीवान था उसने कहा कि इस पर विदागी जा रही है। तो अंग्रेज के ज़माने में भी यह परंपरा थी कि जब बोल देते थे लोग कि ये विदागी जा रही है तो फिर उसका सर्च नहीं करते थे। रेणु इस प्रकार वो निकले। अभी हम बता रहे थे कुछ कि बालों के बारे में, तो रेणु बाल के बड़े शौकीन थे, अब बहुत बड़े बड़े बाल रखते थे। पटना के बारे में संस्मरण है कि वो रिक्शा से जब निकलते थे राजेंद्र नगर से कॉफ़ी हाउस के लिए, तो रेणु लिखते हैं कि कई बार जो है कि लोग उनका पीछा करते थे, कोई महिला जा हाँ कोई महिला जा रही है। इनकी बाल की चर्चा जो है कि बाल को लेकर मोहित तीसरी कसम की सेट पर वहीदा रहमान की बहन साइदा भी हुई थी, और उसका एक लंबा मतलब प्रकरण है कि साइदा तो बैठी हुई थी थोड़ी दूर, लेकिन रेणु के बाल से आकर्षित होकर, जो कि हेयर ड्रेसर थी वहीदा रहमान भी, बाल के विशेषज्ञ आप उनको कह सकते हैं। जी। तो आकर के उन्होंने पूछा कि आप इसमें कौन सा तेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं? तो रेणु जी ने कहा कि मैं बालों की खेती के लिए कोई क्रीम या तेल नहीं लगाता हूँ, ये अपने ही है। तो बालों के भी वो शौकीन थे। फिर इस तरह से जो रेणु के का एक जो जीवन उनका जुड़ता है नेपाल से। ओके। रेणु का दरअसल बचपन नेपाल में ही बीता, और ये उम्र मुझे लगता है कि 12 वर्ष के आसपास की उम्र रही होगी, तो ये विराटनगर चले गए थे। और विराटनगर जो कोइराला परिवार है, उसी परिवार में जो रेणु फणीश्वर नाथ रेणु, जो अगर रेणु दिखते हैं तो दरअसल रेणु नाम भी कोइराला ने ही दिया था, कोइराला परिवार का ही दिया हुआ है। कृष्ण प्रसाद कोइराला जो बीपी कोइराला के पिता थे जी, उन्होंने ही रेणु नाम दिया था। ऐसे तो इनका नाम फणीश्वर नाथ मंडल था, और जो रेणु नाम जो उन्होंने दिया तो इन्होंने जो है आगे रेणु जोड़ लिया। इसके पीछे भी एक कथा है। बिल्कुल, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, साहित्य के बारे में, और साहित्य की एक विशिष्ट नाम, उसके बारे में और भी बहुत कुछ चर्चा करना भी बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटते हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान, लेखक और साहित्यकार अनंत जी। अनंत जी की बात करें तो उनका विषय, उनकी प्रेरणा, उनकी विषय वस्तु, उनका कार्य क्षेत्र, वो सब कुछ फणीश्वर नाथ रेणु के ही इर्द गिर्द घूमता है।
जी हाँ, और उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम श्रोताओं को या पाठकों को नहीं पता है। उनके बारे में गहन अध्ययन कर उनके बारे में विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना ही उनका कार्य है। अनंत जी, आपने बताया कि फणीश्वर नाथ रेणु को हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन उनके बारे में कुछ नया जानते हैं, और इतने वर्षों तक जानने के बाद भी ऐसा कुछ लगता है कि बहुत कुछ अधूरा रह गया। आप उनके बारे में बता रहे थे कि उनकी जो नाम है, उनके नाम के साथ जो रेणु शब्द जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं नेपाल उनको कोइराला परिवार से मिला। उनके बारे में हर दिन आप कुछ नया पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, कभी ऐसा हुआ कि उनके अलावा भी किसी और को पढ़ने की ज़रूरत है, या किसी और के बारे में आपने पढ़ा, या फिर केवल फणीश्वर नाथ रेणु की विषय को, उनके लेखन को ही आपने अध्ययन किया है? नहीं, जब रेणु को पढ़ते हैं या किसी साहित्यकार को पढ़ते हैं, किसी एक को, आप शिवपूजन सहाय को पढ़िए, बेनीपुरी को पढ़िए, या प्रेमचंद को पढ़िए, तो सिर्फ प्रेमचंद को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ रेणु को नहीं पढ़ते हैं। आप मुझे रेणु के बहाने ही प्रेमचंद को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। उन्हीं के बहाने मुझे नागार्जुन को भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ी एक सीमा होगी कि जितना मैं रेणु को पढ़ता हूँ उतना नागार्जुन को नहीं पढ़ता हूँ, उतना प्रेमचंद को नहीं पढ़ता हूँ। रेणु को समझने के लिए आपको राही मासूम रजात को भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक रचनाकार को जब समझना होता है तो पूरी जो कहानी की, उपन्यास की जो परंपरा रही है, तो उस पर भी थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है। अब रेणु के बहाने मैं गांधी को भी पढ़ता हूँ, रेणु के बहाने जो है थोड़ा मार्क्स को भी पढ़ना पड़ता है, और लोहिया को भी पढ़ना पड़ता है, और जेपी को भी समझना पड़ता है, या किसी भी कोई भी जो रचनाकार होता है, तो उसे अगर समग्रता से समझना चाहते हैं तो आपको उनके इर्द गिर्द के लेखकों के, उनके पुरखा को, या जो उनके बाद के वाली जो पीढ़ी है, उसे भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, इसकी सीमाएं हो सकती है, लेकिन ये पढ़ना पड़ता है, और मैं भी पढ़ता हूँ, रेफरेंस के लिए पढ़ता हूँ, कभी पृष्ठभूमि को समझने के लिए पढ़ता हूँ। प्रेमचंद को इसलिए कि प्रेमचंद ने कहाँ समाज को देखा था, कहाँ छोड़ा था, रेणु उसको आगे कहाँ तक लाते हैं, तो ये पढ़ना पड़ता है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो जिस लेखक पर आप काम कर रहे हैं उनके साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उस युग के हर लेखकों को जानना और उनकी लेखनी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ रेणु को पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। एक छात्र जो हिंदी पढ़ना नहीं चाहता था, हिंदी में पास होने तक की उसकी पढ़ाई थी, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, ये सफ़र कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, ज़िंदगी हर दिन एक नए रंग दिखाती है। कब आप किस मोड़ पर चले जाते हैं वो हमें पता नहीं होता है। हमारे लिए बहुत कुछ तय होता है पहले से, और वो आपके जीवन के इन अब तक के सफ़र में देखने को मिल रहा है कि साइंस के छात्र थे, फिर पत्रकारिता में आए, फिर साहित्य में रुचि हुई, और अब गहन अध्ययन कर रहे हैं। इस दरमियान बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में आपके आए हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी है। इन सब में अगर कुछ खास पुस्तकों की बात करें तो कौन सी पुस्तकें हैं? नहीं, बहुत सारी पुस्तकें तो नहीं है, हाँ आर्टिकल्स बहुत है जी। पत्रकारिता के दरमियान भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, जो भी नरसंहार पीड़ित गांव रहे, नरसंहार पीड़ित गांवों का जो दौरा करके मैंने लिखा। और जो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम मतलब जेलों में जाकर के मैंने किया है, जेलों पर भी रिपोर्टिंग है, बहुत रेयर मतलब आपको मिलेगा कि जेल के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग। तो यह भी मेरे मतलब पत्रकारिता के कैरियर से जुड़ा रहा है। और उस पर तो मैंने प्रभात खबर के लिए सीरीज लिखा था कि जेलों में, खासतौर से महिला कैदी को लेकर के। तो पत्रकारिता का जो है कि अब अपनी सीमा होती है, और जो बीट मिलते हैं उसमें आपको काम करना रहता है, तो कई तरह के और बदलते भी रहता है। जो रेणु पर जो मेरा काम है, तो मूलतः 2 किताबें हैं मेरी जी। एक पहली किताब जो है कि देशज अस्मिता और रेणु साहित्य, यह एडिट बुक है, संपादित बुक है, इसमें बहुत सारे लोगों के लेख हैं और मैंने उसे संपादित किया है।
और मेरी जो आप कह सकते हैं कि पूरे करियर की अगर रेनू पर कोई पूछे कि ये मैं 15 साल से कर रहे हैं तो आपका अपनी उपलब्धि क्या है, तो मेरी पहली पुस्तक है देश, एक जो बताया मैंने, और जो अपनी इंडिपेंडेंट जो किताब है दो गुलफामों की तीसरी कसम। अब एक किताब जो है कि तीसरी कसम फिल्म का नाम आपने सुना होगा जी। तो रेनू की कहानी एक है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उस पर फिल्म बनी थी तीसरी कसम। अब ये तीसरी कसम फिल्म बनने की ऑफ स्क्रीन कहानी है कि एक जब फिल्म बनती है तो उसके पीछे कितनी घटनाएं घटती है, छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ करके तो कितनी, तो पूरी फिल्म कैसे बनी। और फिल्म चूंकि ये फिल्म जो है कि बहुत संघर्ष के मतलब 6 महीने का में जो बनने वाला फिल्म था उसको बनने में 6 साल लग गए थे। तो उसी के बहाने एक ऑफ स्क्रीन के बहाने फिल्म के जितने डिबेट हो सकते थे तो उस सारे डिबेटों को समेटते हुए मैंने एक किताब लिखी है दो गुलफामों की तीसरी कसम। इसमें दो गुलफाम, एक है रेनू जिनकी मूल कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और एक है शैलेंद्र जो कि देश के बड़े गीतकार हुए, या कहें कि हिंदी सिनेमा में गीतों की परंपरा को जो है नया जीवन दिया, नया आयाम दिया शैलेंद्र। और एक गीतकार थे लेकिन उन्हें भी एक थी कि इच्छा कि कोई जीवन में अच्छी फिल्म बनाएंगे, न्यू थिएटर से वो प्रभावित रहे थे, तो कभी उनके जहन में था कि कभी मौका मिलेगा तो एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। उन्हें एक कहानी पसंद आई रेनू की, तो उस पर तीसरी कसम फिल्म उन्होंने बनाई। तो उसी, और चूंकि ये फिल्म अपने ज़माने में आर्थिक रूप से तो मतलब उसको कह सकते हैं कि सफलता नहीं मिली, लेकिन ये फिल्म काफ़ी चर्चित रही। अगर मतलब देश की अगर 10 फिल्मों में अगर क्लासिक्स की अगर बात होगी तो तीसरी कसम को एक स्थान मिलेगा। हाँ वो मिलेगा। कुछ लोग इसको टॉप 3 में भी रख सकते हैं, कुछ लोग टॉप 5 में भी रखेंगे, कुछ लोग टॉप 10 में रखेंगे, लेकिन तीसरी कसम एक जो है बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। तो इसलिए एक मेरी ये किताब सिर्फ इसी पर की। पत्रकारिता में कार्य आपने काफ़ी वक्त तक कार्य किया है और ये एक बहुत अच्छी कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मक बात हुई, क्योंकि उसके लिए गहन अध्ययन या किसी आर्टिकल को लिखने के लिए आप उस जगह का दौरा करते थे, उस जगह के बारे में जानते थे, उस विषय के बारे में अध्ययन करते थे। तो वो कहीं ना कहीं आपको हर विषय के बारे में गहन अध्ययन करने का मौका मिला, उसे जानने का मौका मिला, और वहाँ से साहित्य की ओर जब आपका रुख हुआ और आपने पुस्तकों का पठन पाठन शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, तो फणीश्वर नाथ रेणु आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक नाम नहीं है, वो एक लेखक नहीं है, बल्कि वो पूरा एक युग है। उनकी अगर पुस्तकों की बात करते हैं तो इतना कुछ है जानने और सुनने को कि शायद 1, 2 या 3 बार पढ़कर भी उनकी पुस्तकों को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। कई बार उसका अध्ययन ज़रूरी है। इन सारे पुस्तकों में अगर फणीश्वर नाथ रेणु की खास बात जो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा बनी और आप उस पर कार्य कर रहे हैं, वो कौन सी रही? नहीं, देखिए, रेणु साहित्य की अगर बात करें तो उसके कई डायमेंशंस हैं जी। तो रेणु की जो पहली कृति है मैला आंचल, और रेणु इसी से बने। तो मैला आंचल को आप जितना बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया दिखेगा और उससे सीखेंगे। अगर मैला आंचल को आप समझते हैं तो आप कम से कम उत्तर भारत की राजनीति पर जो है कि बहुत अच्छी समझ होगी, और आपको लगेगा कि जो मैला आंचल में लिखा था रेणु ने वो बिहार की राजनीति में तो घट ही रही है। तो आपको है कि कितने दृष्टिकोण से आप उसको देखते हैं। रेणु की जो जितनी चर्चा मैला आंचल की होती है उससे कम महत्वपूर्ण प्रति परिकथा नहीं है, और मुझे लगता है कि युवा रेणु की जो रचना है वो मैला आंचल है, लेकिन मैच्योर्ड जो रेणु है वो प्रति परिकथा में दिखते हैं। लोग इसकी चर्चा कम करते हैं प्रति परिकथा की, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा जटिल विषय भी है प्रति
परिकथा। और मुझे लगता है कि विकास का जो दृष्टिकोण है, तो चूंकि जो रेणु जिस कालखंड में लिख रहे थे, तो वह जो है कि आज़ादी के जस्ट बाद के तो वो चीज़ों को लेकर के आया, तो देश निर्माण का भी मतलब वो कालखंड था। तो लोकतंत्र जब स्थापित होता है हमारे देश में, तो जनता के बीच लोकतंत्र किस तरह से आ रही है वो मैला आंचल में दिखता है कि जनतंत्र कहाँ तक पहुँचा है, तो वो आप मैला आंचल में देख सकते हैं। ये जो परिकथा है, तो वो दरअसल भारत के नवनिर्माण का भी दौर था वो। तो उस दृष्टिकोण से परिकथा जो है, मुझे लगता है कि यह एक विकास का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। नेहरूवियन मॉडल, पंडित नेहरू जब देश को बना रहे थे, देश में बहुत सारे संस्थानों को स्थापित कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि जो उद्योग घराने हैं यही हमारे मंदिर मस्जिद हैं, तो उस दौर की वो रचना है। और फिर आप इनके रेणु के रिपोर्टाजों की, जब रेणु पर बात होगी तो उपन्यास की भी बात होगी। आप जो है कि अब इनकी एक दीर्घ तपा एक उपन्यास है। अभी बिहार में मतलब मुझे लगता है कुछ महीने पहले की बात कहें या 1 साल पहले कि एक शेल्टर होम कांड आया था। तो लोग शासन प्रशासन पर जो बोलते हैं, जो टिप्पणियां होती है लोग करते हैं, वो जनता का गुस्सा है। मुझे उस समय रेणु याद आ रहे थे, और उनकी जो दीर्घ तपा, जो उनकी बहुत पतली सी किताब है, उपन्यास मुझे याद आ रहा। मैं उस समय पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि रेणु ने इस सवाल को 60 के दौर में ही उठा दिया था। कितनी दूरदृष्टि रही होगी। मतलब जब CAA NRC आ रहा था, तब मैं उनके जुलूस को पढ़ रहा था। जब हमारे देश में CAA NRC को लेकर के जब जो है सबके अपने अपने विचार थे, बिल्कुल लोग सड़क पर थे, तो मैं उस समय जुलूस को पढ़ रहा था कि रेणु कैसे उठाते हैं। उसी तरह से जब हम फिल्मों की बात करते हैं कि तीसरी कसम, आप कहानी को जितनी बार पढ़ेंगे और जितनी बार फिल्म को देखेंगे, आपको उतना नयापन मिलेगा। फिर वो जो गाड़ीबान है, हीरामन गाड़ीबान है, और हीराबाई जो नृत्यांगना है, नौटंकी की नायिका है, वो नौटंकी की नायिका नहीं रह जाती है, और हीरामन गाड़ीबान नहीं रह जाता है। तो रेणु ने अपने पात्रों को बहुत करीने से गढ़ा है। तो इस तरह से जब आप रेणु के आएंगे, तो मुझे लगता है रेणु की पत्रकारिता पर जब बात होगी, रेणु के रिपोर्टाजों को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे रिपोर्टाज हैं, बाढ़ पर है, बहुत सारे विषयों पर, रिंजल धंजल जो है बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के। लेकिन बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वार रिपोर्टिंग, रेणु की वार रिपोर्टिंग पर भी अभी तक किसी ने बातचीत नहीं की, मुझे लेख नहीं पढ़ने को मिला है। उस वक्त के, उस दौर के साहित्यकारों की बात करें, उस दौर के लेखकों की बात करें, वो जो युग था जिस समय इन लोगों ने गुलामी के दर्द को झेला था, आज़ादी की खुशी को महसूस किया था, और एक नव बिहार, नव भारत की कल्पना इन लोगों ने की थी, जिसे कागज़ पर उकेरा गया। और कहीं ना कहीं उनकी दूरदृष्टि थी, उनके ज्ञान थे, उनका अध्ययन था कि कहीं ना कहीं आज के वक्त में भी उनकी लिखी बातें सत्य साबित हो रही हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में और हमारे साहित्यकारों के बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। ये अंतराल के लिए भी थोड़ा वक्त है, यहाँ लौटते हैं, फिर से साहित्य के विषय पर चर्चा करते हैं। साहित्य के बारे में आप बता रहे थे कि वो एक दौर था जब उन सभी साहित्यकारों ने बहुत कुछ झेला था और उन विषयों के बारे में लिखा था, और एक भविष्य की अपने अंदर एक इमेजिनेशन करते हुए, कल्पना करते हुए
हमारा बिहार कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा। हमारी राजनीति कैसी होगी, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जो कि कहीं ना कहीं आज के समय में वो सत्य साबित हो रही है। इस विषय पर और क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मुझे लगता है कि जब हम मैला आंचल को पढ़ते हैं, और इस पर मैं कई लोगों से मैंने बातचीत किया, तो मुझे लगता है कि मैला आंचल रेणु लिखते क्यों हैं। तो रेणु लिखते लिखते टूट भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज़ादी से जो मोहभंग है जी, जो एक सपना था, या सिर्फ रेणु का सपना नहीं था, ये पूरे देश की जनता की सपना थी कि देश आज़ाद होगा तो ये चीज़ें बदल जाएगी। ये बहुत सारे सपने होते हैं, वो सपने आज भी हैं और वो सपने उस दिन भी थे। ये जनता का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन रेणु को लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें नहीं बदली है। रेणु एक जगह मैला आंचल में लिखते हैं, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वो लिखते हैं कि औड़ा ही हिंगना से आई आवाज़, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी। तो जो सपना था, बिल्कुल, इस विषय में अनंत जी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटते हैं। छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत डीडी बिहार के बहुत ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं साहित्यकार एवं लेखक अनंत जी। साहित्य का आधार ही जीवन होता है। कोई भी साहित्यकार अपने समाज और अपने युग को लिए बिना रचना नहीं कर सकता है। अनंत जी, उस दौर के साहित्यकारों की हमने चर्चा की जब आज़ादी का वक्त था, जब गुलामी में लोग रह रहे थे, और उस युग की अगर चर्चा करते हैं तो उस युग के बारे में लेखक लिखते हैं क्योंकि उन्होंने उस वक्त को जिया है। अगर वर्तमान काल की बात करते हैं, आज के साहित्यकारों की बात करते हैं, उनकी लेखनी के बारे में अगर बात करते हैं, तो कितना बदलाव आया है, कितना अंतर आया है उस युग की लेखनी में और आज की लेखनी में। क्या कुछ खास है आज के साहित्यकारों की लेखनी में? इसको जो समझना होगा कि कोई भी जो लेखक होता है वो अपने समय समाज को ही लिखता है। बिल्कुल। एक दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे, बाद के दौर में जो है आते हैं तो रेणु के बाद की पीढ़ी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो सभी अपने अपने समय और समाज में जो गतिविधियां हैं, जो उनकी धड़कन है, उसे जो है अपने साहित्य में लाते हैं। और यह बहुत कठिन हो जाता है तब कि कौन बेहतर लिख रहा है उस समय के। रेणु अपने समय का सच लिख रहे थे, आज के साहित्यकार आज का सच लिख रहे हैं। बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन और वर्तमान में जब क्लासिक्स से तो हम तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जो क्लासिक्स हो, कुछ रचनाएं क्लासिक्स बन जाती हैं तो फिर उसकी तुलना जो है बेकार है जी। कि आज के दौर में ऐसा कोई क्यों नहीं हर दौर का एक अपनी एक उसकी विशेषता होती है। बिल्कुल, समाज का बिल्कुल रूप ही अलग है। आज बिल्कुल जो है, आज वो पटना नहीं है जो पटना रेणु के जमाने में था। जी जी। तो लोग आज अपने हिसाब से लिख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज एक जो चीजें जो खलती है, या मतलब लोगों के डिबेट में भी है, कि जनता और लेखक के बीच का वो जुड़ाव नहीं रह गया है। लेखक जनता के करीब नहीं है। तो एक जो है कि एक गैप दिखता है, और यह डिबेट लेखकों के बीच भी है। लोग चर्चा भी करते हैं कि नहीं, हम लोग जनता से कटे हैं। अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही जो है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पर सवाल कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये जो आपने बात कही कि जनता और लेखक के बीच एक दूरी है, एक गैप है। उस वक्त हमारे पास एक ही साधन होता था, पुस्तक पढ़ना। हम अपने खाली वक्त में पुस्तकें पढ़ते थे, तो हम जुड़ पाते थे उन लेखकों से। आज के समय में लोगों के पास बहुत कुछ है, खासकर आपके सोशल मीडिया और मोबाइल्स के ज़माने में। और हिंदी पढ़ने वाले लोगों
में भी कहीं ना कहीं कमी आई है, लोग इंग्लिश की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो गया है। तो ये भी कहीं एक कारण हो सकता है ना कि लेखनी में और लेखक में और जो हमारे पाठक हैं उनके बीच जो गैप है वो भी एक वजह हो सकती नहीं है। देखिए, वह तो मतलब कई कारण है, कोई जी। एक कारण नहीं जी होता है। जी जी एक जो मुझे लगता है कि जो मैंने सवाल उठाया कि लेखक जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो मुझे लगता है कि ये समाज टूट रहा है और व्यक्तिवाद बढ़ा है। बिल्कुल। अब संयुक्त परिवारें नहीं है, गांव गांव नहीं है। जी मतलब मैं तो गांव का रहा हूँ, भले पटना के बगल का ही गांव, लेकिन हम लोग जिन हमारे दरवाजे पर हर समय 10 लोग रहते थे, आज 2 लोग नहीं रहते। नहीं रहते। तो एक सामाजिकता जो है वो समाज से दूरियां बढ़ी हैं। तो लेखक भी इसी समाज में पैदा हुआ है। लेखक का भी जो आचार में विचार और व्यवहार होगा वो समाज से ही प्रेरित होगा ना। जी बिल्कुल। तो एक तो जो जुड़ाव का नहीं कारण है, एक है। और जब आप जनता के से जुड़ाव में नहीं रहेंगे तो वहाँ के जो अंदर जो चीज़ें चल रही है वो आपको पता नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो बहुत। आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया का कहा, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का एक प्रभाव है। इसने एक तरह से पाठकीयता को बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाठकीयता को घटाया भी है। और जो इंग्लिश वाली जो आपने बात कही, हाँ एक प्रयास तो है इस देश में कि अंग्रेजी पीढ़ी पैदा करे। आज जो है कि लोग अंग्रेजी स्कूलों की और बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन जितना लोग इसे बता रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के कारण हिंदी का मतलब कुछ अगर बिगड़ा है या पाठकीयता कम हुई है, तो मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि लोगों को, मुझे लगता है कि जो लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें एक बार जज करना चाहिए कि उनका बच्चा अंग्रेजी जानता कितना है और हिंदी कितना जानता है। तो नॉवेल क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। आज जो साहित्य से जो दुराव का एक जो मुझे जो कारण लगता है कि लोगों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। अब जो है कि लोगों के पास समय कम है। एक जो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण है। और मान लीजिए कि कोई अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा जो है कारण नहीं है। और जो लोग एक जो कहते हैं लोग की पाठकीयता मतलब घटी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखने का नजरिया है। आज से 50 वर्ष पहले जिस दौर में रेणु लिख रहे थे तो कितने लोग जो है कि पढ़ते थे, उस समय साक्षरता दर ही कितनी थी। हमको यह भी देखना होगा, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये डिबेट में तो लोग आता है कि अब पढ़ते कम है, एक ठीक है। हाँ एक साहित्यिक रुझान कम हुआ है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं जिस ढंग से साक्षरता बढ़ी है उस दर से पाठकीयता नहीं बढ़ी है। यह विषय हो सकता है। तो एक यह भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर जो है कि जब तक कोई एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ना हो। चलते चलते बस अनंत जी वक्त की अब कमी है, जानना चाहेंगे आज के जो नए उभरते हुए साहित्यकार हैं उन सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जो भी नए लोग जो लिख रहे हैं जी, तो सबसे बड़ी बात है कि आप विषय वस्तु के जितना करीब जाएंगे, उसमें जितना डूबेंगे उतना बेहतर लिखेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि उस साहित्य को, उस विषय को नज़दीक से जाने। अनंत जी, आपने साहित्य के बारे में, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, उस दौर के बारे में इतनी सारी चर्चाएं की, सुबह का वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके विचार, आपके खत हमारे लिए बेहद अनमोल है। जी हाँ, ज़रूर लिखिए अपने सुझाव, अपने खत हमें ज़रूर भेजिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमारा पता हो, तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। नमस्कार।